आज डॉक्यूमेंट की बात करेंगे। वो आपको फॉर्म कौन सा जमा कराना है वहां पर। अगर आपका 2 गुना में नंबर आता है और वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं तो कई बार कई प्रकार के आपको वीडियो देखने को मिलते हैं। वो एक लिस्ट में डॉक्यूमेंट बना देते हैं, वो डॉक्यूमेंट दिखाने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है। मैं आपके सामने कंप्लीट फॉर्म लेके आ रहा हूँ। नीचे लिंक में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसमें वो फॉर्म भी मैं आपको भेज दूंगा। आप इस फॉर्म को बड़े देखो। मैं 2013 में चयन हुआ, फिर सेकंड ग्रेड में चयन हुआ, और भी अलग अलग प्रकार से जब हमारा नंबर आया तो मैंने बार बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए। तो बच्चे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हमारे अंदर डर लगता है। सबसे बड़ी जो चुनौती होती है हमारे लिए यही बन जाती है फोटो। बाकी डॉक्यूमेंट की बाकी तो बात की चीजें, फोटो की ऐसे बन जाती है। जब हम फॉर्म भरते हैं तो मान के चलो 1-2 साल पहले का भरते हैं, उस समय 1-2 साल पहले की फोटो हम लगा देते हैं। और आज हमारी स्थिति अलग होती है। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि जो फॉर्म में हम फोटो लगाते हैं वो हमारे पास होती नहीं। तो हम कई जनों को पूछते हैं कि कौन सी फोटो लगानी है। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। मैं आपको कहता हूं चयन आपका हुआ है, नंबर आपका आया है, फोटो आपकी लगानी है। चाहे आज की लगाओ, चाहे कल की लगाओ, चाहे परसों की लगाओ। वहां जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो कभी भी चेक नहीं करते कि वो फलानी और उस समय की फोटो कहाँ। नहीं, आप वर्तमान की परिस्थिति में कैसे हो, क्या आपकी स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग फोटो आपको भेजनी है। और उस फोटो के बारे में आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद में दूसरी क्या चीज रहती है, हमें जब फॉर्म को भरना है आपको रोल नंबर, और सबसे बड़ी चीज है कि हमें कई बार चीज ध्यान नहीं रखते। और वो ध्यान रखने वाली चीज है जो हम फॉर्म भरते हैं रीट का, और हमारा चयन होता है तो जो हार्ड कॉपी होती है जो फॉर्म भरते हैं उस समय की, वो हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। कई बार बच्चे टेंशन में आ जाते, मेरे पास तो फॉर्म ही नहीं, अब मैं क्या करूं। तो फिर भी आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। जिस साइड से आपने फॉर्म भरा है उस साइड से आपको फॉर्म मिल जाएगा। अगर फिर भी वहां अवेलेबल नहीं है तो मात्र 10 रुपए का आपके खर्चा है। चाहे आप ऑफलाइन आरटीआई लगा दो, चाहे ऑनलाइन आरटीआई लगा दो, या जिस विभाग में आपने फॉर्म भरा है वहां जाकर आप संपर्क करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको नई हार्ड कॉपी निकाल के दे देंगे। तो आजकल डिजिटलाइजेशन है, ऑनलाइन का जमाना, हमें किसी प्रकार का बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। हजारों प्रकाश में मार्केट की ये चीजें हैं, और सारी चीजें आप इसमें देखोगे कौन कौन सा फॉर्म है, कौन कौन सी एक एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, जो मेरे साथ भी अक्सर रही है। हमें इस फॉर्म को भरना है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों भरवाते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको कहूंगा कि आप जब फॉर्म भरते हो तो कम से कम 3 कॉपी में आप फॉर्म अपने पास रखो। कई जने कहते हैं एक ही बहुत है, फिर 2 ही बहुत है। नहीं, अरे भैया जरूरत तो चलो एक ही भी पड़ेगी, लेकिन आप 3 कॉपी अपने पास उस प्रकार की रखो, उस फॉर्म की रखो, सारे डॉक्यूमेंट की रखो। कभी भी आवश्यकता पड़े आप तुरंत उसको जमा करो। ऐसी स्थिति होनी चाहिए। हमें जो माहौल की स्थिति है उससे 2 कदम आगे रहना चाहिए, ताकि हमें कोई डर नहीं रहे, कोई भ्रम नहीं रहे। और उसमें बड़ी चीज जो मैं आपको कह रहा था कि हम जब फॉर्म भरते हैं तो उस फॉर्म भरते समय हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है कि आखिर जो हम फॉर्म भर रहे हैं वो बड़े कैपिटल लेटर में भरें या स्मॉल लेटर में भरें या मनाए जैसे भरें। तो मेरा आपको एक ही सलाह है, जब भी आप इंग्लिश में भरते हो आप कैपिटल लेटर का ही यूज करो, क्योंकि कैपिटल लेटर ऐसा है कि प्रत्येक वर्ड के मान, जैसे मेरा नाम मान लो दामोदर है तो ये मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। और अगर इसी को मैं ऐसे लिखूंगा ये छोटे में, तो इसमें क्या है कि कुछ वर्ड जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जब समस्या रहती है छोटी छोटी, और बड़े जो अक्षर होते हैं वो एकदम सीधे स्पष्ट और क्लियर दिखाई देते हैं। तो हमारा प्राथमिक दायित्व ये रहना चाहिए कि हम सारों अक्षरों को बड़े ही लेटर में भरे, छोटे लेटर का प्रयोग नहीं करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है, कोई सलाह देता है तो उसमें मेरे कोई एतराज नहीं, लेकिन प्राथमिक कार्य ये होना चाहिए कि हमें बड़े लेटर में इस चीज को भरना चाहिए। तो ये नॉर्मल जानकारी, फोटो के बारे में लोड नहीं लेना है, फॉर्म वो आपको रखना है, और अगर नहीं मिलता है तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में फॉर्म भरो तो हमें कैपिटल लेटर में भरना है। उसके बाद में ये सारी छोटी छोटी जानकारियां मांगता है जो अक्सर आपके पास अवेलेबल होती है। एक एक चीज आप देख सकते हो, ये क्या क्या मांग रहा है, या आपको डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, जो आपकी कैटेगरी है कौन सी कैटेगरी है, फिर आपका एड्रेस। अब हमारे सामने एड्रेस की बड़ी समस्या रहती है कि परमानेंट एड्रेस क्या है। मैं एक ही चीज कहता हूं, आप कहीं पर भी रहते हो कोशिश ये करो कि एक एड्रेस आप भरो, अलग अलग एड्रेस से किसी को भ्रमित करने का प्रयास मत करो। और जहां पर भी डालो मेल आईडी और मोबाइल नंबर जरूर डालो। कई बार एड्रेस में भी समस्या आती है तो वहां से हमारा एक कनेक्टिविटी बढ़ जाती है
और हमें कोई बर्डन नहीं रहता है। तो ये थोड़ा सा आपको कार्य थोड़ा सा इसको देखना है। उसके बाद में आप आगे देखिए, और ये चीज आप बड़े ध्यान से देखिए, ये हमारी योग्यताओं की बात कर रहा है, डिग्रियों की बात कर रहा है। एक एक चीज आपको बड़ी ध्यान से बढ़ना है। और एक एक चीज देखो, ये हमारे सबसे पहले किसकी बरवा रहा है, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ये बात कर रहा है। तो आपको इस चीज को बड़े देखो, इसको थोड़ा सा ध्यान देकर आपको बढ़ना है, सीनियर सेकेंडरी की। उसके बाद में आपकी व्यावसायिक शिक्षा जैसे बीए बीएड ये आप करते हो, तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर ये कार्य करना है। उसके बाद में जैसे आप लेवल 1 और लेवल 2 की स्थिति रहती है ना, तो हमें इस चीज को भी ध्यान में रखकर ये कार्य करना है। अब आगे आप फिर देखो, ये डिक्लेरेशन है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए ये, इसका आपको 1 बाय 1 एक एक चीज समझनी है, तभी आपको आनंद आएगा। देखो, इसमें हमारे लिए बहुत सारी चुनौती भी रहती है और बहुत सारी समस्याएं भी रहती है जो हम अक्सर बर्डन लेते हैं। पहली चुनौती ये है, भाई मैंने बीएससी कर ली या बीए कर ली, साहब मेरे पास डिग्री नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो मैं आपको एक चीज कहता हूं कि मान लो आपके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है, आप तुरंत के कैंडिडेट हो, तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की, आप उसमें जाकर जाओ और वहां से एक प्रोविजनल डिग्री भी मिलती है आपको। आजकल तो मार्कशीट के साथ में भी आने लग गई, अगर नहीं है या खो गई तो आप वो प्रोविजनल डिग्री लाकर जमा करा सकते हो। बोर्ड या जो भी वेरिफिकेशन करने वाला वो कभी भी आपको मना नहीं करता। मैंने जब भी वेरिफिकेशन कराया अब तक हमेशा मैंने प्रोविजनल डिग्री ही लगाई है और कभी मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई। राजी खुशी ये कार्य मैं आपके सामने कर रहा हूं। दूसरी चीज ये है कि जो भी आप मार्कशीट लगाते हो, प्रयास ये करना है कि हमें उसका सर्टिफिकेट लगाना है। कई बच्चे भी पूछते सर 8वीं की मार्कशीट का क्या करना है? नहीं, 10वीं की मार्कशीट के ही आधार पर हमारे कार्य होते हैं। अगर फिर भी हमारे कोई चीज की कमी रह जाती है, कोई मार्कशीट हमारे पास मान लो अवेलेबल नहीं होती है, तो आप शपथ पत्र भी जमा करा सकते हो। आप वहां से 50 रुपए का शपथ पत्र लो या 10 रुपए का शपथ पत्र लो, जो भी उस समय की स्थिति रहती है या जो भी वो मांगते हैं जितने रुपए का, और उस शपथ पत्र में आप ये लिख दो मेरी मार्कशीट ये चीज अवेलेबल नहीं है, मैं अगले इतने दिनों में आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा। तो भी आपको शपथ पत्र के आधार पर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। जितना हम बर्डन लेके चलते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, तो हमारे लिए बड़ी चुनौती रहती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कास्ट सर्टिफिकेट का हमें ध्यान रखना है। ओबीसी का सर्टिफिकेट और एमबीसी का सर्टिफिकेट हर 6 महीने में बनता है, तो प्रयास ये करना है कि भाई 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। हाँ, इसमें कई बार हमारे छोटी मोटी दिक्कत आ जाती है, वो कई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले वो थोड़ा सा गहराई से देख लेते हैं, और 6 महीने से अगर ओल्ड वाली समस्या रहती है तो निश्चित रूप से वो आपको कह सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है, उनके तो 1 साल का क्राइटेरिया होता है, तो उनको भी उस चीज का ध्यान रखना है। ये 2 चीजें बड़ी हमें पाबंदी का तो थोड़ा सा गहराई से इसको समझने का प्रयास करना है। अब देखो आप, ये जो फोरम है ये आपके 3rd ग्रेड की भर्ती का ही है, और ये एक एक चीज पूछ रहा है कि आपको क्या क्या जमा कराना है, क्या क्या लेकर आना है। देखो, सबसे पहले मैंने आपको करा कि जो फॉर्म आपने भरा है उसकी हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। मान लो अगर आपके पास वो हार्ड कॉपी नहीं है, तो आप आरटीआई से या जिस ऑफिस में, जैसे रीट का फॉर्म बोर्ड के ऑफिस की साइड पर आप भरते हो, 2nd ग्रेड का हम आरपीएससी की साइड पे भरते हैं, तो वहां जाकर आप संपर्क करोगे तो निश्चित रूप से वो अवेलेबल करवा देंगे। हमेशा वो कार्य हेल्प काय करते हैं कि किसी भी बच्चे का नुकसान नहीं हो, ऐसा मैंने कई बार देखा। उसके बाद में आपको सेकेंडरी का जो जन्म प्रमाण पत्र है 10th क्लास का, जो एक तो मार्कशीट होती है, एक प्रमाण पत्र होता है सर्टिफिकेट, वो जरूरी है। उसी के आधार पर हमारी बोर्ड की डेट ऑफ बर्थ का निर्धारण होता है। जब प्रमाण पत्र यहाँ आ गया तो उसके बाद में 10वीं की अंक तालिका, 12वीं की अंक तालिका, 12वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की अंक तालिका, ये प्रमाण पत्र। अब बोलो भाई सर ये प्रमाण पत्र कौन सा होता है? तो प्रमाण पत्र होता है प्रोविजनल डिग्री जिसे हम कहते हैं, और तो शायद नहीं होता होगा, ये आप भी जानते हो। और अगर आपके पास डिग्री ओरिजिनल है तो निश्चित रूप से आप वो लगाओ। अगर वो नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, जो भी यूनिवर्सिटी वहां से आप प्रोविजनल डिग्री निकाल सकते हो। उसके लिए कोई बाध्यता नहीं रहती, ज्यादातर मुझे लगता नहीं कि 5-6 महीना ऐसी स्थिति रहती है, वो आपको 1 घंटे के अंदर प्रोविजनल डिग्री अवेलेबल करवा देते हैं। जो मुझे एमडीएस यूनिवर्सिटी का अनुभव है उसके अकॉर्डिंग 1-1.5 घंटे से ज्यादा समय लेते नहीं। और ऐसा कैसा स्नातक है और स्नातकोत्तर, मेरा ये निवेदन रहता है अक्सर एमए की डिग्री हमें जमा करा देनी चाहिए, चाहे आरपीएससी 1st ग्रेड 2nd ग्रेड हो चाहे 3rd ग्रेड। क्यों?
कि डिग्रियां जुड़ाना विभाग में जाने के बाद में कई बार हमारे छोटी मोटी दिक्कत रहती है, लेकिन अगर पहले से हमने जमा करा दी तो वो सारी ऑटोमेटिकली सबमिट रहती है, तो बार बार हमें डॉक्यूमेंट जमा कराने की आवश्यकता नहीं होती है। जब हमारी फर्स्ट ग्रेड की डीपीसी आती है तो अक्सर मुझे लगता है कि अगर हमारे पास ऐसी कोई डिग्री है तो हमें जमा कराते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में बीएड की होती है, और बीएड के साथ भी प्रोविजनल डिग्री आती है, ये भी आप भली भांति समझ रहे हो। और उसके बाद में इसमें एक चीज और लिखी है इसने, और वो लिखा अन्य। तो अन्य में बोलो कि कई बार बच्चों की समस्या रहती है कि क्या लिखे, तो मैं आपसे एक चीज निवेदन करता हूं, अगर आपने RSCIT कर रखा है, अगर कर लिया है और आपका चयन हो रहा, तो आप 100% RSCIT लगाओ, क्योंकि RSCIT आज नहीं लगाओगे तो वो सरकार आपसे बार बार RSCIT मांगेगी, क्योंकि गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए RSCIT लगभग अनिवार्य के रूप में कर रखा है। नहीं तो सरकार बाद में फिर करवाएगी आपसे। हालांकि आप बाद में लगा दोगे तो भी कोई समस्या नहीं है। जब आपसे वो पूछेंगी, सरकार बार बार डाटा मांगती रहती है कि RSCIT के बारे में कितने बच्चों को जानकारी है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जरूरी है टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आपके पास है तो आप अवेलेबल करा दो, तो आपको वैसे कोई समस्या नहीं आएगी, और वैसे भी नहीं आने वाली, लेकिन अगर हमारे पास ये चीज है तो हमें दे देनी चाहिए। और उसके बाद में पहले टेट थी, वर्तमान में ये रीट है। अब रीट एक पात्रता रह गई, तो आपने वो पात्रता हासिल की या नहीं की, वो भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसको भी आपको जमा कराना है, उसकी फोटो को भी ये ध्यान रख लेना आप। कई बच्चों के दिमाग में रहती सर हम तो नई एग्जाम देके नंबर आया हमारा, रीट के सर्टिफिकेट की आवश्यकता, बिल्कुल आवश्यकता है, और आपको ध्यान रखना है, उसको लगाना भी बहुत जरूरी है। और उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि अक्सर 6 महीने का ओबीसी में रहती है। जो भी ओबीसी का कैंडिडेट है, ये ध्यान रखो आप, 6 मंथ की क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि ये खुद साइड पे लिखा होता है, ये रूल भी है। और जो EWS के कैंडिडेट है उनके 1 ईयर की वो बॉन्डिंग रहती है, और MBC वालों के लिए और OBC वालों के लिए तो आप ध्यान रखते हो। और SC/ST का तो शायद एक ही बार सर्टिफिकेट बनता है, उनके बार बार ऐसी कोई स्थिति नहीं रहती है। लेकिन जो भी है, जाति प्रमाण पत्र बहुत आवश्यक है। और उसके बाद विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, ये एक बार बनता है। अब देखो इसमें लिखा है एक संतान संबंधी घोषणा पत्र। मैं आपको कहता हूं इसमें शायद इतने नहीं लिखे हुए, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ संतान संबंधी घोषणा पत्र ही नहीं, इसके अलावा आप नशा नहीं करते हो और नशा नहीं करोगे, ऐसा भी आपको एक घोषणा पत्र जमा कराना है। और भी 1-2 घोषणा पत्र होते हैं जो आपको जमा कराने, वो मैं आपको टेलीग्राम में कौन कौन से घोषणा पत्र है उनकी PDF में आपको भेज दूंगा। हालांकि वो आप जब कोर्ट में जाओगे तो वहां से नोटरी करवा के लाने ये घोषणा पत्र, इसलिए आपको उन चीजों का थोड़ा सा ध्यान देना है। और उसके बाद में अगर आप डाइवोर्स जैसी स्थिति है तो ये मूल निवास प्रमाण पत्र एक बार बनता ही है, बिल्कुल आवश्यक है, जरूरी है, आपको ये जमा कराना है। क्यों कि हमारे गृह जिला कौन सा है, हमें कौन सा जिला आवंटन हो रहा है, सरकार कई बार इस चीज का ध्यान रखती है, तो वो इसी चीज का ध्यान रखती है। और उसके बाद में 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र, ये बहुत कंपलसरी चीज है, हम ध्यान नहीं देते अक्सर, तो हमें यहां पर भी इस फार्म को भी अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। और 2 राजपत्रित अधिकारियों के भी ये फॉर्म की आवश्यकता है। और फिर अटेस्टेशन फॉर्म पीछे अभी नीचे आएगा, वो जमा करा देंगे। और विशेष प्रशिक्षण, अगर इसके अलावा भी आपने कोई ऐसा डिग्री या कैसा कुछ कर रखा है तो आपको वो भी जमा कराना। अब ये मान के चलो कि ये कंप्लीट पैकेज नहीं है, इसके अलावा भी 2-3 चीजें जो इसके अंदर दी हुई नहीं है जो आपको ध्यान देना है। तो एक चीज तो मैंने आपको बताई दी कि घोषणा पत्र आपको लेने हैं, तो नशा वाला भी लेना है, संतान वाला भी लेना है, शादी से जुड़ा हुआ भी आपको ये चीज लेनी है। उसके बाद में जो अगली चीज आती है हमारे, ये मेडिकल सर्टिफिकेट। ये सक्षम अधिकारी द्वारा जब आपका चयन होता है उसी समय CMHO होता है जो डिस्ट्रिक्ट पर बैठता है। अब गवर्नमेंट कौन सा मांगती है, कई बार क्या होता है जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका चयन होता है उनसे मांगते हैं, कई बार आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो वहां के CMHO से मांगते हैं, कई बार वो कहते हैं कहीं से भी हो हमारा चिकित्सा प्रमाण पत्र, एक CMHO से वेरीफाइड चिकित्सा प्रमाण पत्र हमें चाहिए। तो आप अपना पहले से ही प्रयास कर लो, ये सी छोटी छोटी चीजें जैसे जैसे हमारे वेरिफिकेशन की स्थिति आएगी ये डाटा हमें मिलते रहेंगे और हम इसके बारे में कंसल्ट करते रहेंगे और आपको चीज बताते रहेंगे। और पुलिस वेरिफिकेशन भी बहुत जरूरी है, ऑनलाइन होता है पुलिस वेरिफिकेशन। आप मित्र पर जाओगे और उसके बाद में पुलिस थाने से संपर्क करोगे, आपकी SSO ID से ये पुलिस वेरिफिकेशन बिल्कुल होता है। ये दोनों चीजें, सब चीजों पर ये दोनों चीजें भारी है, कई बार ये दोनों चीजें नहीं होने से बच्चा परेशान होता है। दूसरी बात, ये वो चीजें तब चाहिए जब हमारी
रिजल्ट आता है या हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके 5-10-15 दिनों के इर्द गिर्द का होना चाहिए। क्यों कि पुलिस वेरिफिकेशन की तो चीजें अपडेट होती रहती है। और चिकित्सा प्रमाण पत्र आप उस समय की आपकी क्या स्थिति है, ये चीजें हम आज नहीं बनाकर रख सकते, बाकी चीजें हम सब रख सकते हैं। चलो हमें पता कि 2-3 महीनों में रिजल्ट आ जाएगा, था जो आपने ओबीसी का सर्टिफिकेट बना लिया, कोई समस्या नहीं। ईडब्ल्यूएस का बना लिया, शपथ पत्र चलो 2 मिनट का काम है, वहां गए बने। लेकिन इन चीजों में आपको थोड़ा सा समय लगेगा और ध्यान भी रखना है और जागरूक होकर ये दोनों चीजें आपको बनानी है। और उसके बाद में मैंने RACAT का आपको पहले ही कह दिया, अगर आपने RACAT किया हुआ है तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है और ये जमा आपको कराना चाहिए। और इसके अलावा भी कई बच्चों के पास कई अलग अलग सर्टिफिकेट होते हैं। अगर आपका चयन स्पोर्ट्स कैटेगरी से हुआ है तो वो सर्टिफिकेट आपको जमा कराना है। अगर आपको जैसे निःशक्तता होती है, दिव्यांग जन का सर्टिफिकेट बनता है, अगर वो भी उसकी कैटेगरी से आपका चयन हो रहा है तो वो सर्टिफिकेट भी आपको लगाना है। ये स्पेशल कैटेगरियों के सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। आप इन चीजों को भली भांति से जानते हो। हालांकि इन कैटेगरी के सर्टिफिकेट पूर्ण रूप से पहले से बने होते हैं, बार बार इतनी आवश्यकता नहीं होती। अगर कोई दिव्यांग है, सरकार ने उनको सर्टिफिकेट दिया तो बार बार क्या चेंज होगा, उसमें जो परिस्थितियां हैं वो चेंज थोड़ी होती। तो ये चीजें डॉक्यूमेंट की, ये मैंने वही चीज दी जो वेरीफाइड फॉर्म है। और आपको ये फॉर्म मैं गारंटी से कहता हूं यही आपको जमा कराना है। RPSC में सेम ऐसा ही पैटर्न होता है, ऐसा ही उनका अलग फॉर्म आता है, लेकिन उसमें पोस्टल ऑर्डर मांगते हैं। शायद इसमें ऐसा कोई पोस्टल ऑर्डर का अभी तक मैंने देखा नहीं। हाँ, हो सकता है अगर उस समय मांगे तो हम उसको और गहराई से देख लेंगे। बाकी फॉर्म यही आना है, कोई छोटी मोटी चेंजेस मुझे लगता नहीं कोई आएगा। उसके बाद में आपको क्या जमा कराना, जो अटेस्टेशन फॉर्म लिखा हुआ है इसको आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, क्योंकि ये पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश भरा जाएगा, इसमें हिंदी का एक वर्ड भी नहीं। और ये नीचे अटेस्टेड भी होगा और आपकी क्या एज है, आज की डेट में क्या एज है, आपके पिताजी कौन है, माताजी, परमानेंट एड्रेस, कौन सा एड्रेस, कहाँ से आपने कहाँ पढ़ाई करी, आपका एड्रेस, गांव, नाम, पता, सरनेम, सारी चीजें ये पूछता है। और इस फार्म को हम बहुत जल्दी भरकर भी आपको बताएंगे अपने हिसाब से। और उसके बाद में फिर ये पूछ रहे हैं आपका एड्रेस, भाई इतने साल कहाँ से कहाँ तक आपने क्या क्या किया। और उसके बाद में यहाँ पर फिर नीचे अटेस्टेड होगा और ये आपके शरीर की 2 निशानी आपसे मांगने का प्रयास कर रहा है। आप क्वालिफिकेशन के दौरान कहां से कहां तक रहे, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक आपने कौन सी डिग्री हासिल करी, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखो इसमें लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, एजुकेशन क्वालिफाइंग शोइंग पैलेस ऑफ एजुकेशन ईयर स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर्स ऑफ एज। 15 साल के बाद में आपने कहाँ कहाँ पढ़ाई की, ये आपको लिखना है। कहाँ कौन सी स्कूल में थे, कितनी तारीख को आपने उस स्कूल में एंट्री करी, और एंट्री करने के बाद में कब आप पास हुए और क्या रही, कौन सी क्लास पास करी। ये चीजें भी कई बच्चों के पास डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। कई बच्चे अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं, फिर बाद में ढूंढते हैं फिर वो कभी अंदाज से लगाते नहीं। अगर आपने कोई सी भी कॉन्वेंट स्कूल, कोई इंग्लिश स्कूल या हॉस्टल से कहीं से पढ़ाई करी तो आप अपने कक्षा शायद जैसे मानते हैं 10वीं क्लास से हमारे पास सर्टिफिकेट अलाउ हो जाते हैं, 9th क्लास के बाद में आप कहाँ कहाँ पढ़ रहे हो और कब कब आपने एडमिशन लिया। जुलाई में हम एडमिशन लेते हैं कई बार, तो आपका चयन हो रहा है, तो ये डाटा का विशेष रूप से ध्यान रखना। और ये RPSC में भी जमा होता है, यहाँ पर भी, और आप इसका स्पेशल फॉर्मेट के रूप में आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम कई बार इस चीज को ध्यान नहीं देते और फिर एंड में पता चलता है कि भाई जो फॉर्म दिखाने वाला वो तो सिर्फ डॉक्यूमेंट गिना के चला गया, वास्तविक चीज तो हमें बताई नहीं। और ये लास्ट में ये जो चीज है ये आपको सिग्नेचर करने हैं और ये आपको अटेस्टेड भी करवाना है। ये तो अटेस्टेड वाली तो कोई समस्या हमारे नहीं रहती इतनी, तो आपको ये चीजें थोड़ी सी ध्यान देनी है। और इसके अलावा ये फॉर्म है, ये अटेस्टेशन फॉर्म आपका लास्ट था। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी ये जरूर बताना, आगे भी हम आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। लेकिन मैंने आपको एक शुद्ध रूप से फॉर्म ला कर दी है, ऐसा नहीं कि मैंने 4-5 चीजें लिख ली और आपको जानकारी देकर आपको कह दिया कि चलो पढ़ते रहो। आप हमसे जुड़े, ऐसे बने रहिए। बहुत जल्दी हम EO और RO के बैच स्टार्ट करने वाले हैं, आप उनसे भी जुड़िए और सारी चीजें फ्री रहेगी। ऐसा कोई टारगेट नहीं कि हम आपसे किसी प्रकार से फीस लें। और BSTC और PTET की हम बहुत जल्दी क्लासें शुरू करने वाले हैं। ऐसे जुड़े रहते रहिए, प्यार देते रहिए, सने बनाते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।